लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अच्छा, हाँ सर, क्या बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। अरे पक्की बात? यस सर, गॉट योर पॉइंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ओके, पक्की बात, यस सर, नो सर, ओके सर, टट्टा सर। आया कि नहीं आया? चलो भाई, टाटा बाय बाय कर लिया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा ठीक, बोलो क्लियर आई क्या? ई का इलस्ट्रेशन विद लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिफरेंट के साथ। आ जाओ आगे चलते हैं और सवाल ही तो करने हैं। अच्छा अब देख, एक आध चीज बता दो, ध्यान सुनना अच्छे से। देख, U1 U2 V1 V2 आर द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑन द, क्या हम सीख चुके हैं? बिल्कुल सही। अच्छा कई बार ऐसा बच्चे को लगता है कि अगर ई की इक्वेशन लगा रहे हैं, अगर ई की इक्वेशन लगा रहे हैं मतलब मोमेंटम इज कंजर्व्ड। एम का मतलब मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। पहली बात, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या इस केस में मोमेंटम कंजर्व्ड है? नहीं। सोच के देख, जब एक बॉल टकराती है, जब ई की इक्वेशन नंबर लगाते हैं, ये आती है ऐसे 10 से है, टकराने के बाद इसकी रफ्तार ई इंटू 10 हो जाती है। क्या मोमेंटम, सोच अगर बॉल आ रही है, ये अपनी दीवार फिक्स्ड है, तो दीवार का तो मोमेंटम जीरो था। क्या इसका मोमेंटम एम इंटू 10 नीचे से एम इंटू ई इंटू 10 ऊपर हो गया है, तो मोमेंटम कंजर्व हो, ये जरूरी नहीं है। जहां ई की इक्वेशन लगाओगे वहां मोमेंटम कंजर्व हो, ये जरूरी नहीं है। ओके, अगर ई की इक्वेशन लग रही है, मोमेंटम कंजर्व हो, तभी ई की इक्वेशन लगाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा कंफ्यूज मत होना। इस एप्लीकेशन ऑफ ई इंप्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, याद रखना इस बात को। हाँ, कैसा हो सकता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन हो तब भी की इक्वेशन लगे? हाँ हो सकता है, आगे भी सवाल करेंगे। पहले बताओ, क्या ऐसे ऑब्लिक कोलिजन और ई की इक्वेशन का सवाल क्या आप लोग कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं, मौज के साथ कर सकते हैं। ओके, गॉट योर पॉइंट, क्रिस्टल क्लैरिटी। अच्छा अब सुन, आगे चलते हैं। देख भाई, हो एग्जाम्पल, हो ई के सवाल चल रहे हैं अभी। A ball is projected with speed 10 meter per second at angle 37 degree as shown in the figure. If the coefficient of restriction E equals to half, find out the range R2. ये सिचुएशन है। पहले सवाल को समझो। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका 37 डिग्री पे। जब बॉल पहली बार टकराएगी टपक, तो E की वैल्यू हाफ। तेरे को नहीं लगता कि थोड़ा सा जब अपन ऐसे बॉल फेंकते ना पहले टप, तो प्रोजेक्टाइल पे जाता है, टप्पा खाती है, फिर वापस प्रोजेक्टाइल पे जाता है। ध्यान से प्रैक्टिकली सोच, क्या दूसरा टप्पा खा के दूसरा जो प्रोजेक्टाइल होता है वो छोटा होता है? हाँ, वो रेंज पूछिए आपसे आठ। बताओ रेंज क्या है, बताओ रेंज क्या है? तुम्हें नहीं आई मेरी बात समझ? बताओ रेंज क्या है, ये पूछा गया अपने से। अच्छा सर, ओके सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, मौज करो। आओ, 10 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 37 डिग्री शोन इन द फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई इक्वल टू हाफ। पहले समझे अपन, क्या इस 10 का, मैं बताता हूं, क्या इस 10 का इधर कंपोनेंट 8, क्या इधर 6। जब ये बॉल पहली बार यहाँ टकराएगी तो इसकी टकराने से जस्ट पहले इधर रफ्तार होगी 6, इधर होगी 8। क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे होगी? क्या नॉर्मल ऐसे होगा? हाँ, तुझे नहीं लगता 8 में नो चेंज? हाँ सर। पर क्या 6 में चेंज होगा? हाँ। क्या 6 की रफ्तार टकराकर ऊपर हो जाएगी ई इंटू 6? अरे हाँ सर, ये वाली रफ्तार तो पलट के ऊपर हो जाती है ना वापस, ई अगर ग्राउंड हो तो। अरे हाँ सर, तो ये रफ्तार कितनी हो गई? याद कर, वी नॉट से टकराओ अगर वर्टिकली डाउनवर्ड तो क्या ई वी नॉट। अगर इसका मतलब अगर अपन फिक्स सरफेस पे ऐसे टकरा रहे हैं, ये यू एक्स और ये यू वाई, तो क्या टकराने के बाद यूएक्स में कोई चेंज नहीं होता, पर क्या ये ई यू वाई हो जाता है? अरे हाँ सर, फिक्स सरफेस की बात हो रही है। कैसी सरफेस? फिक्स सरफेस। हो ये बात तो सर समझ आ गई।
ओहो, ई की वैल्यू कितनी, हाफ, मतलब ये वैल्यू हो गई 3। ओहो, यानी कि दूसरा प्रोजेक्टाइल होगा तो हॉरिजॉन्टल रफ्तार होगी 8 और वर्टिकल होगी 3, तो रेंज क्या होती है सर, रेंज होती है 2ux, ux मतलब 8 इंटू 2uy, यानी कि 3/2ux uy बाई जी, यानी कि 10। ओके, यानी कि आंसर आ गया। अरे हाँ सर, बिना किसी दिक्कत के। देख कितना आया, 4.8 मीटर। हाँ सर, देखा आंसर आ गया क्या, चेक करें क्या, देखा आंसर आ गया, चेक करें क्या। ओ हो, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सोच मैं तीसरी रेंज पूछ लूं तो, क्या मैं तीसरी रेंज पूछ लूं तो निकाल सकता है क्या? हाँ सर, निकाल सकता हूं। व्हाट सो बिग डील, मैं हर एक वैरायटी का अलग सवाल करा रहा हूं, कोई भी सवाल हल्का नहीं है। एक ही वैरायटी के 2 सवाल नहीं करा रहा हूं, जोरदार सवाल करा रहा हूं, शानदार सवाल करा रहा हूं और दिमाग वाले सवाल करा रहा हूं। सोच, क्या R2 की वैल्यू 2ux uy बाई जी और अपना आंसर आ गया। सोच मैं तीसरी रेंज पूछ लेता तो 8 में कोई चेंज नहीं होता। क्या uy रफ्तार, सोच एक बार और टकराने के बाद क्या रफ्तार 3 का फिर से हाफ यानी कि 1.5 हो जाती, ये 8 हो जाता। अरे हाँ सर, सवाल करना बड़ी बात नहीं है, आंसर आ गया सर, क्रिस्टल क्लियर सर, बहुत बढ़िया सर। अरे पक्का, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, बात समझ आ गई सर, बात समझ आ गई। अच्छा ठीक है, आगे चलते, आंसर आ गया तो 4.8। देखो लो भाई, एक और एग्जांपल। A ball of mass m is released from a height h, आज की रफ्तार तेज होगी, सवाल ज्यादा कराऊंगा क्योंकि a ball of mass m is released from a height h as shown in the figure. If the coefficient of resistance is e, find out the time taken by the ball to finally come to rest. फाइनली कम टू रेस्ट, अच्छा फाइनली कम टू रेस्ट, फाइनली कम टू रेस्ट, ये वो ये वो, अब क्या करें, अब क्या करें। देखो भाई, देखो भाई, सुने ध्यान से, समझे ध्यान से। अब देख, ये m ये h, a ball of mass m is released from a height h as shown in the figure. If the coefficient of restitution is e, find out the time taken by the ball to finally come to rest. अच्छा, पहले बॉल होगा क्या, क्या बॉल ऐसे टप्पा खाएगी, देख टपक, एनिमेशन देखना, टप्पा खाई कोई, फिर उछली, फिर कम उछली, फिर कम उछली, टपक 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 और धीरे धीरे करके रुक जाएगी। ये टोटल टाइम पूछा है। अच्छा, अब सोच, ध्यान सुनना, जब पहली बार बॉल गिरी तो यहां से लेकर यहां तक का पहला टाइम क्या था, √2h बाई जी। और जब पहली बॉल गिरी, पहली बार जब गिरी, जब पहली बार बॉल गिरी यहां पर ऐसे, तो इसकी रफ्तार कितनी थी, √2gh। पर टकराने के जस्ट बाद इसकी रफ्तार कितनी हो गई, e इंटू √2gh। अब दूसरा टप्पा ये ऐसे खा के आई, तो क्या इसको टाइम लगा 2u, पर अब u क्या e√2gh बाई जी। हाँ सर, 2u बाई जी होता है ना टाइम पीरियड, और u कितना, e√2gh, e क्यों, ev0। हाँ, अब देख फिर टप्पा, देख पहला टप्पे में टाइम कितना लगा, √2h बाई जी। फिर टप्पा खा के ऊपर गई तो ये टाइम लगा। फिर सोच अब रफ्तार कितनी हो गई, e²√2gh, समझ में आ रहा है क्यों। फिर टप्पा खा के वापस आई तो t2 कितना हो गया, 2 इंटू e²√2gh बाई जी। हाँ सर, फिर सोच तीसरा टप्पा, e³√2gh, टप 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 फिर आई। अब बोल t3 कितना हुआ, 2e³ √2gh बाई जी। हाँ सर, एंड सो ऑन। क्या कहानी ऐसे टप 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 करके चलती जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल चलती जाएगी, 110% चलती जाएगी। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, सोचो, √2h बाई जी प्लस 2e, अब सोचिए √2gh बाई जी, ये असलियत में ये बन गया 2h बाई जी, ऊपर √g नीचे g, तो √g नीचे आ गया ना, हाँ, प्लस 2e²√2h बाई जी, और चलती गई कहानी। तो √2h बाई जी कॉमन आ गया, हाँ सही चल रहा है, 1 प्लस यहां क्या बचा, 2 फिर कॉमन, e प्लस e² अप टू सो ऑन, अनंत तक। हाँ, इनफाइनाइट तक चलता रहा, ऐसा समझो। टप 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 टप, तू बोलता है थोड़ी देर में तो रुक जाती, आप समझो ऐसे इनफाइनाइट तक चलता रहा।
मानना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, ध्यान से देखो ये क्या चीज है। इट्स अ जीपी, सुना होगा मैथ्स में जीपी का सम। जीपी सुना है? अगर अनंत तक जाओ ऐसे, सुना है कि नहीं सुना, पहले बताओ, सुना है कि नहीं सुना? अगर ऐसा कभी भी हो कि जीपी एक फिक्स टर्म से अपन मल्टीप्लाई करते जाएं, सर सुना तो है, तो उसका समेशन क्या होता है? ए बाई 1 माइनस आर, ए फर्स्ट टर्म और आर इज रेशो। जैसे यहां पे रेशो क्या है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, तभी तो जीपी बनती है, मल्टीप्लाई करते जाओ फैक्टर से, वो फैक्टर है। अच्छा, ऐसे जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं नहीं आता है तो ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो सुनिए, ये इनफाइनाइट अगर ऐसे टर्म बनती जाए तो इसका सम कैसे करते हैं, इसका तरीका है ये। ए क्या है, नहीं आता तो रट लो, ये आ सकता है, फिजिक्स में जरूरत पड़ती है इसकी, जीपी। हाँ तो सुनो, अगर नहीं आता है तो ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ई की पावर 4, ध्यान दो, ई से हर बार मल्टीप्लाई करते जाओ तो नई टर्म आती जाएगी, वो होता है ये रेशो आर। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हो, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, अनंत तक। अच्छा, और ऐसे अनंत तक जाते जाओ तो ऐसे टर्म, ऐसे समेशन लिख देते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो सोच, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 प्लस 2e बाई 1 माइनस ई, समझ में आया? ई कॉमन रेशो इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी 1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई, यानी कि अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। मैथ्स है उसके बाद तो मैथ्स है इस कहानी के बाद। तो क्या कहानी समझ आई? क्या कहानी समझ आई? देख आंसर आ गया, रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई से टपक आगे, टपक 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 ऐसे। हाँ, और ये अगर नहीं याद है तो याद कर लो, याद कर लो, जीपी का समेशन है। किसका समेशन है? जीपी का। अरे हाँ सर, कोई बुराई नहीं है। ओके, अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस ई 1 माइनस ई। अच्छा सवाल आते भाई, ये सब सवाल आने चाहिए आपको। अच्छा, और ये मैथ्स भी आनी चाहिए, रट लो अगर नहीं आती है तो, आती है तो अच्छी बात है। ऐसे टर्म लिखते हैं इनफाइनाइट अगर जुड़े तो, टपक 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 टपक। अच्छा सवाल, अच्छे सवालों में अलगा होगा ही नहीं है बात, सुनते चलो, अच्छे से ही करा रहा हूं, हर एक वैरायटी का एक एक बढ़िया सवाल। फिर से एक और मैं करा रहा हूं, तुम समझोगे। अ पार्टिकल इज थ्रोन टुवर्ड्स अ बॉल हुज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। दीवार पे बॉल जाएगी, टकराएगी, शो इन द फिगर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल वेयर पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। 60 मीटर दूरी पे 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे पार्टिकल फेंका, क्या पार्टिकल ऐसे टप्पा खा गया, ऐसे जाएगा, देखो टप गया, फिर टकरा के वापस यहाँ कहाँ आएगा, ये दूरी बतानी है आपको, एक्स। बढ़िया सवाल है, मैं समझाऊंगा। ओके, सोचो जब बॉल यहाँ टकराई होगी तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक यूएक्स रफ्तार, एक यूआई। मुझे नहीं पता क्या होगा पर मान लेते हैं यूएक्स। खुद बोल कौन सी रफ्तार में चेंज नहीं आएगा? यूआई में नो चेंज। अब सोच, ये 50 का इधर कंपोनेंट कितना था? 50 का इधर कंपोनेंट था 30, इधर था 40। अब मुझे बताओ प्रोजेक्टाइल में किस रफ्तार में चेंज वैसे ही नहीं आता? 30 में, तो ये यूएक्स तो 30 ही है। हाँ हाँ हाँ, यूआई कुछ चेंज हुआ होगा, मुझे नहीं पता यूआई क्या है, पर यूएक्स तो 30 ही रहा होगा। अच्छा, टकराने के बाद किस यूआई, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में तो यूएक्स में, सॉरी यूआई में चेंज आता है ना। तो यूएक्स तो 30 ही रहा, जब टकराया तब भी 30 था, पर टकराने के जस्ट बाद क्या ये यूएक्स ई इंटू 30 हो गया? फिक्स चीज से टकरा रहे ना, तो ग्राउंड वाली कहानी लग गई। तो टकराने के जस्ट बाद रफ्तार क्या हो गई? ई इंटू 30, ई कितना? हाफ, यानी कि ये 15।
हो पर यूआई में कोई बदलाव नहीं आया, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट तो इधर थी। अरे हाँ सर, लाइन ऑफ इंपैक्ट तो इधर थी तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बात सर आप बिल्कुल सही बोले। अब क्या करें, आगे सुने। ई इंटू 30 यू वाई 15, ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अब सोच, बॉल यहां से ऊपर थी। अगर तुम बहुत ध्यान से सोचो कि अगर ये दीवार नहीं होती, अगर ये दीवार नहीं होती तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता, दीवार यहां कहीं आ गई। अच्छा, ये दूरी कितनी, 60 मीटर, ऐसे समझो। ये कहीं टकराता आगे। क्या इस प्रोजेक्टाइल, ध्यान से समझना जो मैं कहने वाला हूं, क्या ये 60 मीटर, क्या इस प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड, फील करना जो मैं कह रहा हूं, टाइम पीरियड। अच्छा सवाल है, शानदार। कि टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है 2ux uy by g। तो अगर ये प्रोजेक्टाइल पूरा जाता तो इसका टाइम पीरियड क्या होता, 2 इंटू 30 इंटू 40 बटे 2ux uy by g, यानी कि 10 टिंग टिंग। हाँ, 2 इंटू 30 इंटू 4, 2 इंटू 30 इंटू 4। अच्छा, तो आंसर क्या है, ध्यान से देखो। ये 60 है ना, सॉरी ये 60 नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, रेंज लिख दी है तो मैंने। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2 uy, uy कितना 40 बाई जी 10, यानी कि 8 सेकेंड। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड है, ठीक है। सो जो 60 मीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा, इस जगह पे कब होगा, जब 60 मीटर चला होगा। 60 मीटर कितनी रफ्तार से चल रहे हैं, 30 सेकंड से, ओके। तो इस जगह पे जो टाइम हो रहा होगा वो हो रहा होगा, ध्यान से देख, तो 60/30 यानी कि 2 सेकंड। यानी कि जब बॉल टकराएगी दीवार से तो टाइम 2 सेकंड हो रहा होगा। हाँ सर, बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। जब बॉल दीवार से टकराएगी तो टाइम क्या 2 सेकंड हो रहा होगा, क्योंकि दीवार 60 मीटर की दूरी पर थी, 60 मीटर को चलाने वाला सिर्फ 30 था, तो टाइम हुआ 60/30 2। अब एक बात समझ, जब बॉल दीवार से टकराई तो यूएक्स में चेंज आया कि यूवाई में, सर यूएक्स में। अच्छा, यूवाई में कोई चेंज नहीं आया। अगर यूआई में, अगर ये बिना टकराए भी जाती तब भी यूआई यही होता, टकरा गई तब भी यूआई यही है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक का टाइम और यहां से लेकर यहां तक का टाइम वो ही होगा 6 सेकेंड। ये कंफ्यूज हो गए सर। टोटल टाइम कितना, 8 सेकेंड। 2 सेकंड में दीवार पर टकराई, दीवार से वापस ग्राउंड में गिरने में फिर से 6 सेकंड ही लगेंगे। क्यों, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं आया और टाइम वाई पर डिपेंड करता है, तो ग्राउंड में गिरने में वापस समय क्या 6 सेकंड ही लगेगा। अरे हाँ सर, अब सोचो इसको 6 सेकंड तक कौन ले जाएगा। 30 की 15, अरे टकराने के बाद तो रफ्तार 15 हो गई। हाँ, तो 15 इंटू 6, 90 मीटर। बहुत शानदार कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान से सुनना। सवाल में क्या करा, प्रोजेक्टाइल भी है और ई भी है। सोच के देख, तो ज्यादा प्रोजेक्टाइल है, ई तो थोड़ा सा है। ध्यान से देख, तो प्रोजेक्टाइल तो थोड़ा सा है, सॉरी ई तो थोड़ा सा है, रियल सवाल तो प्रोजेक्टाइल का है। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, बात तो सर आप सही कह रहे हो, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई सर। अब क्या करें, देखो भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, क्लैरिटी है, ये है वो है। तो यूआई में चेंज नहीं आया, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं आता। अगर ऐसे दीवार से टकराओ तो यूएक्स में आ गया, इसलिए सवाल ऐसा करा गया। बोलो क्लियर। सोच के देख, पता है अगर ई की वैल्यू 1 होती ना, तो सोच, अगर ई की वैल्यू 1 होती, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो। अगर ई की वैल्यू 1 होती ना तो पता है, और दीवार लगा दो, 1 पे बात कर रहा हूं, अगर ई की वैल्यू 1 हो तो पता है, आप अगर ऐसे फेंको तो ऐसे जाना था ये, टक 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 टक, तो सिर्फ इसी का ये मिरर इमेज आ जाएगी, इसी की। लॉजिकली सोच, अगर ई 1 हो तो सोच, ये अगर x है तो ये भी x है। अगर ई 1 है, सोच के देख ऐसा क्यों, मिरर इमेज आ जाएगी उधर वाली, क्योंकि ux पलट जाएगा एकदम। ई हाफ हो तो ऐसा हो जरूरी नहीं है, पर ई 1 हो तो सोच ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ऐसे ऐसे ही फील करा रहा हूं बस।
अरे हाँ सर, क्योंकि यूएक्स अभी जो अपना ई यूएक्स हुआ, अगर ई वन है तो वो यूएक्स का यूएक्स हो गया, तो फिर पूरा वैसे ही जाएगा जैसा इधर जाना था। तो सोचो दीवार मिरर की तरह काम कर जाएगी। अरे हाँ सर, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज नहीं आया, क्योंकि यूवाई में चेंज नहीं आया, क्योंकि यूवाई में चेंज नहीं आया। अरे हाँ सर, समझ तो आया सर, मजा तो आया सर। बोलो फील आई क्या? अरे बोलो फील आई क्या? अरे सोच लो फील आई क्या? हाँ सर आई आई, थोड़ी थोड़ी तो आई। बोलो क्लियर? अरे पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट। आगे चलो, 90 मीटर आंसर आ गया, मजा आ गया। एक और जामफल लो भाई। A particle is thrown towards a wall whose coefficient of restitution is E1/4 as shown in the figure. Find the distance from the wall where particle will hit the ground. बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल, बिल्कुल एग्जैक्टली वही सवाल करके बता दो। कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, जैसे अभी पहले करा था। देख इधर रफ्तार हुई 100, इधर भी हुई 100। 100 मीटर की अगर दूरी है तो जब दीवार पे टकराएंगे तब टाइम हो रहा होगा 100/100, यानी कि 1 सेकेंड। ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2uy 200/10, यानी कि 20 सेकेंड। बिल्कुल सही सर, 20 में से एक इधर चला गया, बचा कितना? 19 सेकेंड। सही चल रहा हूं क्या? हाँ ओके। बॉल जब टकराई तो उसकी रफ्तार इधर थी 100, इधर हो गई 1/4 तो हो गई 25, तो ये दूरी हुई 25 × 19, 25 × 19। बोलो आंसर आया क्या? बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, तुमसे हुआ ही नहीं। अरे वही तो करा जो भी पिछले सवाल में करा था। क्या एग्जैक्ट रिप्लीकेट सवाल है? हाँ सर रिप्लीकेट है, बिल्कुल रिप्लीकेट। अरे सोच लो, अरे पक्का? समझ आया कि नहीं आया? टकराते वक्त हॉरिजॉन्टल में दूरी चले 100, हॉरिजॉन्टल कंपाउंड है 100, टाइम लगा 1 सेकंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy, uy कितना? 100/g, 20 सेकंड। 20 सेकंड में से एक तो अपन टकराने से पहले हो चुका है, क्या बचेगा? 19 सेकंड। क्या अभी भी 19 सेकंड ही लगेगा क्योंकि uy में कोई चेंज नहीं है? क्या 19 सेकंड तक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 25 हो गया, क्यों? क्योंकि टकराए थे 100 से और e की वैल्यू है 1/4, तो बच गया 25, तो 25 × 19, 25 × 19 475। हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है। नहीं आया? अरे नहीं आया? हाँ, क्रिस्टल क्लियर। अरे पक्का? यस सर। आ जाओ, वो वाला सवाल बिल्कुल सेम था इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको, थोड़ा सा इधर उधर था और बिल्कुल वैसा ही ऑलमोस्ट, तो छोड़ देता हूँ। चलो आगे चलते हैं। तीसरी एक ही वैरायटी का तीसरा सवाल करने का क्या मतलब? चलो आ जाओ, एक और करते हैं। A ball of mass m collides with a smooth and fixed inclined plane of inclination theta after falling vertically through a distance h meter. If it moves horizontally just after the impact, the coefficient of restitution is। एक बॉल को, सवाल समझाता हूं पहले। एक बॉल को h हाइट से गिराओ, ये h मीटर से, और बोला कि ये टकराने के बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल चली गई, कोई जरूरी नहीं है जाए, पर मान लो चली गई, तो बताओ ई की वैल्यू क्या होगी? सवाल नहीं समझ आया? सवाल ये है कि इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड है, उस पर एक बॉल को गिराया, टपक, टकराने के बाद वो इधर 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 कैसे भी जा सकती थी ना, उसने बोला टकराने के बाद वो ऐसे सीधी गई हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो बताओ इस फिक्स्ड वेज और इस बॉल में क्या ई की वैल्यू है? इसलिए आपको ढंग से लाइन ऑफ इंपैक्ट देखनी आनी चाहिए, आपको ढंग से लाइन ऑफ इंपैक्ट देखनी आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आ गई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ मत करो, सुनो ध्यान से, इधर देखो। ओके देखो मैं बताता हूं, सुनो 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 सुनो। अच्छा, जब बॉल यहां टकराई तो इसकी रफ्तार कितनी थी?
सर √2GH, ये तो समझ आता है। हाँ, अब देखो ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, सोचो क्यों। अरे जिधर नॉर्मल लगेगा वो ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये रही। ध्यान सुनना, सवाल बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, अब सुनो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। हाँ सर, ये बात अपने को समझ आ गई। अब क्या करें? थीटा थीटा थीटा, ध्यान से समझ। क्या लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही ई लगाते हैं? हाँ सर। अब देख, इस √2GH का इधर कंपोनेंट कितना? √2GH cos थीटा, और इधर कितना? √2GH sin थीटा। अच्छा तुम ध्यान से समझो, टकराने के बाद अगर ये रफ्तार इधर हो गई, मान लो v, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे दी ना अपने को, हाँ v, तो सोच, क्या टकराने के बाद ये v है, टकराने से पहले √2GH है, टकराने के बाद देखो, अलग कलर से बनाता हूं, मान लो ग्रीन से, ये v, क्या v का इधर कंपोनेंट ये तो √2GH sin थीटा हो गया, कंफ्यूज मत होना एकदम। ये देख, √2GH sin थीटा, क्या v का इधर कंपोनेंट आया v cos थीटा? हाँ, और क्या इधर आया v sin थीटा? अरे हाँ सर। अब सोचो, जो लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं होता, मतलब क्या v cos थीटा और √2GH sin थीटा बराबर हैं? हाँ सर, पहली इक्वेशन बिल्कुल सही सर। और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट में एक सरफेस फिक्स्ड है, तो क्या v sin थीटा, क्या E इंटू √2GH cos थीटा है? बोलो भाई सेकंड इक्वेशन, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, ये दोनों इक्वेशन समझ आई क्या? वन इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि अलोंग द सरफेस, रफ्तार में कोई चेंज नहीं आया। रफ्तार की पहले क्या रफ्तार थी? √2GH sin थीटा, बाद में क्या हुई? v cos थीटा, तो बराबर हो गए। और परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर एक सरफेस फिक्स है तो क्या EV हो जाता है, और EV नॉट, अब V नॉट कौन है? ये √2GH cos थीटा। अरे हाँ सर, अरे कंफ्यूज मत हो, इसको जो ऐसे टेढ़ा रखा है उसको ऐसे सीधा करो, आप कर चुके हो। हाँ सर, बस अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 और 2 को डिवाइड करते ही v कट जाएगा, इधर बचेगा cot थीटा, इधर बचेगा √2GH कट जाएगा, 1/e tan थीटा। ओहो, तो E की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। अरे हाँ सर, E की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। लो भाई, जोरदार सवाल, शानदार सवाल कहलाता है। अगर समझ में नहीं आए तो टफ लगता है, पर अगर समझ आ जाए तो ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या करें, E इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर। ठीक, आगे बढ़ो। ये हाँ, सवाल तो आंसर आ गया, देख लो अपने, तो आंसर आएगा, देख लो भाई। हाँ सर, E बराबर tan स्क्वायर थीटा, सर आंसर आ गया, कोई टेंशन नहीं। मोमेंटम कंजर्वेशन और इसकी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। दो बॉल टकराने वाले बहुत कॉमन चीज है। क्या दो बॉल टकराने वाले बहुत कॉमन सवाल है? हाँ सर, बहुत कॉमन सवाल है, खूब आते हैं जम के। अगर दो बॉल टकराने वाले बहुत कॉमन सवाल है और ये खूब आते हैं तो अपने को भी आने चाहिए, अब क्या करें? सुने, मान लो दो बॉल टकरा रही है तो होता क्या अपन जानते हैं, U1 U2 टकराई तो जब इनमें ऐसे n लगा, टकरा के फिर ये ऐसे आगे निकल ली, होता तो यही है। हाँ सर, होता यही। अब सुन ध्यान से देखो, ये सिचुएशन है। हाँ सर, अब सुन, ये सिचुएशन है कि नहीं पहले बताओ। बॉल टकराएंगी, टकराने से पहले मान लो U1 बड़ा था U2 से, टकराने के बाद V2 बड़ा है V1 से, ये हम जानते हैं, तभी तो हम E की इक्वेशन लिखना जानते हैं। हाँ सर, जब ये बॉल टकरा रही है ऐसे, ध्यान से समझो, स्पेशल केसेस, क्या इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है? इन दोनों बॉल को ध्यान से देखो तो इन पे नेट फोर्स कितना है जब दो बॉल टकराती है? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो एफ नेट फोर्स क्या हो गया? 0। हाँ सर, बिल्कुल हो गया नेट फोर्स 0। अगर नेट फोर्स 0 के स्पेशल केसेस हैं जब दो बॉल टकरा रही है और उन पे झटके सिर्फ खुद एक दूसरे की वजह से लग रहा है, कोई और झटका लगाने वाला नहीं है,
तो क्या झटके झटका कैंसिल हो क्या दोनों पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा? तो एक इक्वेशन तो तुम जानते हो कौन सी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये इक्वेशन तो तुम जानते हो। पर क्या इस वाले केस में नेट फोर्स 0 है? हाँ सर बिल्कुल है। अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या मोमेंटम इज कंजर्व्ड? F net equal to 0 implies momentum is conserved, implies momentum is conserved। अरे हाँ सर, implies momentum is conserved, no external force on the system, linear momentum will be conserved, और E equal to velocity separation velocity of approach। हाँ सर, अब देख ध्यान से सुनना, करा क्या, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ध्यान सुनना इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं मैं तेरे को, चल यहीं सॉल्व करके बताता हूं पीछे क्या करेंगे इसमें, ध्यान सुनना। इस सिचुएशन से इस, यानी कि ये P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अब देख क्या इक्वेशन P इनिशियल बराबर P फाइनल की, ध्यान से देखो, क्या पहली इक्वेशन इज मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो हाँ, और एक इक्वेशन क्या है, E बराबर V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो देख ध्यान से देख, तो V2 की वैल्यू क्या आई, E इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1। क्या ये इक्वेशन सेकंड है? हाँ। अब एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सवालों में क्या होता है, U1 U2 पता होता है और E पता होता है, तो निकालना होता है V। मोस्ट ऑफ द सवालों में क्या होता है, सोच के देख, U1 U2 पता होता है और E पता होता है, ये कॉमन सवाल होते हैं जनरली। तो U1 U2 पता होता है और E पता होता है, तो V1 V2 निकालने होते हैं। तो आप इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हो, पर ऐसे सवाल बहुत बार आते हैं, तो क्यों ना फॉर्मूले डायरेक्ट रख ले, उसे समझते हैं पहले निकालने के लिए। ये क्या इस टू इक्वेशन कैसे आई बोलो, समझ में आया? इस इक्वेशन से ही निकाल लिया अपन ने V2। अब एक काम कर, इस V2 को उठाकर यहां पे रख दे, इस वाली इक्वेशन में 1 में। तो देख इस M1 U1 प्लस M2 U2 को मैं पूरा लिख रहा हूं P इनिशियल, याद रखना एकदम, ठीक है? तो P इनिशियल इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 E U1 माइनस U2 प्लस V1। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है। अब देख, तो V1 की मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, ये M2 V1, ये M2 V1। हाँ सर, तो देख V1 की वैल्यू क्या है, P इनिशियल, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस M2 E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। ध्यान से देख मैंने क्या लिखा, सॉल्व करा, M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M2E U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला है V1 का, याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। सोच, इस V1 को उठाकर जब तुम यहां डालोगे इस जगह, तो पता है V2 क्या आएगा, सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस M1E U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। इन फॉर्मूलों को याद होना चाहिए। V1 V2 ये ऐसे, तेरे को ऐसे याद होना चाहिए पूरा, मैं बताऊं तेरे को, ये ऐसे, ये और ये सिचुएशन, ये बोल U1 M1, ये U2 ये M2, ये टकराने के बाद V1, ये टकराने के बाद V2। तो ये पूरा ऐसे याद होना चाहिए कि V1 V2 के फॉर्मूले क्या होते हैं। M1 सॉरी, तो गंदे गंदे फॉर्मूले, थोड़ा रटने की टेक्निक समझ। देख रटने की टेक्निक कैसे, देख मैं ऐसे रटता हूँ कि V1 है ना, तो देखो सबसे पहले P इनिशियल तो आता ही है, तो P इनिशियल बाई M1 प्लस M2, ये तो कॉमन टर्म है V2 और V1 में, दोनों में P इनिशियल प्लस M1 प्लस M2। अब देख, अगर V1 है तो M2 लिखो, E लिखो और U2 माइनस U1 लिखो, और अगर V2 है तो M1 लिखो, E लिखो और U1 माइनस U2 लिखो। तुम्हें समझ नहीं आई बात? ऐसे रखना पड़ेगा, V1 P इनिशियल बाई M1 प्लस M2, ठीक, प्लस V1 है तो M2 आएगा, E तो आना ही है, और U2 माइनस U1 आएगा, और अगर V2 है तो M1 आएगा और U1 माइनस U2 आएगा। ओके ओके सर,
बात तो आपकी समझ आई। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो क्या हम नहीं भी याद रहे तब भी क्या हमें निकालना आता है। हमें पता है ऐसे सवालों में दो इक्वेशन लगती है, एक ई की और एक मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक ई की और एक मोमेंटम कंजर्वेशन की। पर सोच, उनको सॉल्व करने में इतना टाइम लगाने से बेहतर क्या अगर फॉर्मूले याद रह जाएं तो क्या ये शॉर्ट ट्रिक से फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूले याद रखने से सवाल जल्दी हो जाएंगे, नहीं याद रहे तो क्या करना है आपको पता है। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी। ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या करें, कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, चलते चलो, उड़ते फिरो, आहा आहा, वाह 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 वाह। ठीक भाई, तो U1 U2 V1 V2 M1 M2 फॉर्मूला। अब कुछ नहीं, सवाल करो, आ जाओ। तुम करोगे, तुम करोगे, फॉर्मूले लगाना है डायरेक्ट, गड़बड़ मत करना। ये तो कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंस इक्वल टू E इक्वल टू हाफ, फाइंड आउट देयर स्पीड। फटाफट करके बताओ, ये तुम करोगे, ये तुम कर सकते हो। फॉर्मूले लगाने डायरेक्ट आंसर आएगा। अरे फॉर्मूले लगाने डायरेक्ट आंसर आएगा, कंफ्यूज मत होना, दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा इसमें। हेड ऑन कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, ई की वैल्यू दे रखी है, और हाँ अच्छा, किसके लिए वैलिड है ये, इलास्टिक, इनलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक, सबके लिए। अरे सबके लिए, हाँ क्यों, अरे ई की वैल्यू तो कोई भी रख दो ना। अरे हाँ, तो जब दो बॉल टकराएं और उनके टकराने के झटके के अलावा कोई फोर्स ना हो तो क्या ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। आंसर निकाल के बताओ, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। करो करो, अरे फटाफट कर दो, अरे शर्माओ मत। हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, अरे करो भाई। नहीं आया, सर ने फॉर्मूला बताया भैया, याद करो, V1 P इनिशियल प्लस, सबसे पहले P इनिशियल निकाल लेते हैं, कंफ्यूजन ही दूर हो। 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 1 यानी कि 15। ओहो, तो भाई कुछ चीज तो समझ आ गई सर। V1 लिखा जाएगा सबसे पहले 15 बाई टोटल मास कितना 3, और V2 लिखा जाएगा 15 बाई 3। हाँ ये तो सर डायरेक्ट आ गया, सर आपने इसे सीखा था, प्लस प्लस E की वैल्यू सर हाफ होती है। जब V1 लिखते हैं तो सर M2 आता है, तो सर 1 बाई 2। अच्छा सर, जब V1 लिखते हैं तो पीछे देख, पीछे देख, क्या आया था तेरे को सिखाया कि जब V1 लिखते हैं तो M2E U2 माइनस U1 आता है। अच्छा अब देख, U2 कौन है, ये, यानी कि U2 की वैल्यू है -5 और U1 की वैल्यू है 10, तो -5 -10। हाँ सर, और जब सर जब V2 लिखते हैं तो आता है M1 यानी कि 2/2, और लिखते हैं सर U1 माइनस U2 यानी कि 10 माइनस माइनस प्लस 5। ओके, यानी कि 15/3 माइनस 15/2 तो -7.5, बिल्कुल सही, तो 7.5/3 यानी कि 15/6, ये आ रहा है मेरा तो यार आंसर। ठीक, और V2 की वैल्यू 15 + 15/3 यानी कि 10। यार ऐसा आंसर आ रहा है मेरा तो, पता नहीं अब सही है गलत है। 15/6 कितना हुआ, 2.5 कैसे आया ये अपना, 2.5 कहाँ रहा अपना, हाँ तो रहा है 5/2, हाँ सही तो है, 2.5 हो गया ना। अरे यार क्या कर रहे हैं अपन, 2.5, हाँ, आंसर आ गया, लो भाई, बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। हाँ सर आंसर आ गया बिना किसी टेंशन, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया सर। अरे पक्का, यस सर, बिना किसी दिक्कत के। हाँ, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए, तो आ गया, बिल्कुल सही। क्या ऐसे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर फॉर्मूला याद हो तो इन्हें निकालना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, आसानी से इनको निकाला जा सकता है, आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। कैसे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, हाँ एक ही करा रहा हूं, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके ठीक, क्रिस्टल क्लियर, आ जाओ। टू बॉल्स ईच ऑफ मास m आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड। ये थोड़े से ना स्पेशल केसेस कुछ आपको सिखाता हूं।
मान लो दो सेम मास की बॉल है, U1 U2 से चल रही है और E की वैल्यू 1 है। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, इन्हें आप एग्जाम्पल की बजाय स्पेशल केसेस के टर्म्स में समझो, थोड़ा याद रहेंगे। अच्छा, स्पेशल केसेस कैसे समझो? मान लो दो सेम मास की बॉल्स हैं, ठीक, दो सेम मास की बॉल्स हैं mm, U1 U2 से चल रही है और E की वैल्यू 1 है। तो पता है क्या होता है, ध्यान समझना, फॉर्मूला लगाते हैं। V1 क्या होगा? V1 क्या होगा? V1 होगा P इनिशियल यानी कि M1 MU1 प्लस MU2 प्लस M2 दैट इज M, E की वैल्यू 1 यानी कि ये, यानी कि U2 माइनस U1 अपॉन 2M। हाँ, M मर गया, U1 प्लस U2, और ध्यान से देख, U1 प्लस U2 और U2 माइनस U1, U1 मर गया, बचा 2U1, तो बच गया U2। अरे हाँ, अरे सर V1 की वैल्यू तो U2 आ गई। हाँ, अरे वाह, ऐसी V2 को निकालो, MU1 प्लस MU2 प्लस M1 यानी कि ME की वैल्यू 1 यानी कि U1 माइनस U2 अपॉन फिर से 2M, M मर गया, U1 प्लस U2, U1 माइनस U2, U2 कट गया, बचा U1। अरे हाँ, अरे जादू सा हुआ है तो कुछ देख, यानी कि बॉल टकराने के बाद अगर सेम मास की हो और E1 हो तो उन्होंने अपनी वेलोसिटीज क्या कर ली? इंटरचेंज। क्या कर ली? इंटरचेंज। पहले जो 10 से आ रही थी और ये 6 से थी मान लो, तो अब इसकी हो जाएगी 10 और इसकी हो जाएगी 6, उन्होंने अपनी वेलोसिटीज क्या कर ली? इंटरचेंज। इट्स अ स्पेशल केस व्हेन टू बॉडीज कोएफिशिएंट ऑफ रोटेशन 1, ऑब्लिक कोलिजन, सॉरी हेड ऑन कोलिजन, मास है सेम, तो वो अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज। स्पेशल केस क्या है? E1 हो, मास सेम हो, देन वेलोसिटीज इंटरचेंज। कोलिजन भी कैसा हो? हेड ऑन। ये याद रख लो, याद रहे तो सवाल छोटे होंगे, याद रहे तो सवाल छोटे होंगे। अच्छा सर, याद रहे तो सवाल छोटे होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, बात एकदम क्लियर है सर, बात सर अच्छे से समझ आई, ठीक। क्या स्पेशल केस याद रहेगा? क्या फॉर्मूला इसीलिए सिखाए थे ताकि आपको चीजें बता पाए, ताकि आपको चीजें बता पाए। हो, एक स्पेशल केस समझ आया सर, मजा आया सर। और आगे चल, आजा, ये तो आ गया भाई, इंटरचेंज हो गया, समझ आ गया, हमें गणित समझ आ गई। हाँ हो गया ये सब। चलो आ जाओ, एक और स्पेशल केस, ये भी स्पेशल केस ही, वही जैसे याद है ट्रेन वाली बात बताई थी तुमको। हाँ, मान लो बहुत बड़ी बॉल है 2000 किलो की, वो जा रही है U0 से, एक छोटी सी बॉल रखी हुई चुपचाप, उससे जाके टकरा गई और E की वैल्यू 1 है। ये बहुत बड़ी बॉल, बहुत बड़ी। अच्छा सर, बहुत बड़ी मतलब मान लो ये ऐसा समझ लो, ये है 1000 या 10,000 किलो और ये है 1 ग्राम, ऐसा समझ, और E की वैल्यू 1 है, और जो 1 ग्राम है चुपचाप रखा हुआ है। हाँ, जैसे ट्रेन टकरा जाए चींटी से। अच्छा, अब सोच कि जब वो बॉल टकराएगी उससे तो क्या होगा? लॉजिकली चलते हैं, क्या इसमें फिर से P इनिशियल हो गया MU0, ओके, अब लिखते हैं V1 मतलब इसकी रफ्तार टकराने के बाद, P इनिशियल MU0 प्लस M2 यानी कि M, E की वैल्यू 1, ओके, U1 की वैल्यू U0 है, U2 की वैल्यू 0 है। हाँ सर, तो ME U2 माइनस U1 यानी कि 0 माइनस U0 अपॉन M प्लस M, ओके, V1 की वैल्यू M माइनस M अपॉन M प्लस M इंटू U0। अरे पर 1000 किलो में से 1 ग्राम घटाओ और 1000 किलो में 1 ग्राम जोड़ दो, क्या ये दोनों लगभग 0? क्या दिस इज अप्रोक्सीमेटली U0? लॉजिकल भी है।
जो 1000 किलो की बॉल उससे टकराई छोटे से, तो इसकी रफ्तार में कोई खास चेंज नहीं है, कितना से झटका लगाएगी इस पे। हाँ लॉजिकल है। यानी कि जैसे वो ट्रेन टकराती थी ना, बड़ी दीवार, ट्रेन टकराई बॉल से, तो ट्रेन की रफ्तार में कोई चेंज नहीं आई। देखो प्रूव करके बताया, क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि उसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे V2 लिखो, यानी कि इसकी बॉल की रफ्तार V2, mu0 प्लस बड़ा M, ओके, इक्वल 1 इंटू u0 माइनस 0 अपॉन m प्लस m, यानी कि 2mu0 अपॉन m प्लस m। इस m के कंपैरिजन में m उड़ गया, तो इस m ने m को मार दिया, तो बचा 2u0। हो, यानी कि छोटी सी बॉल की रफ्तार 2 गुना हो गई जो टकराने वाली बॉल थी उससे। तो टकराने वाली बॉल जो बहुत बड़ी थी उसकी रफ्तार में तो कोई चेंज नहीं आया, पर क्या छोटी वाली बॉल का जीवन बदल गया, उसकी रफ्तार क्या 2 गुना हो गई। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। अरे आई कि नहीं आई? अरे आई सर, मजा भी आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ सर। अरे सोच लो। अरे पक्का? अरे गारंटीड? यस सर, गॉट योर पॉइंट। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। समझ आ गया? तो आ जाओ, ये समझ आ गया हमको, हो गया ये। हो, अब सुन, ये भी एक ही सवाल कराऊंगा और मैं कराऊंगा, तू सुनेगा, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आएंगे तो तू खुद करेगा। अच्छा सर, क्या सवाल? ये पता है क्या है? बॉल्स कोलिजन वो भी ऑब्लिक। सुनने में टफ होते हैं, पर अगर ध्यान से समझेंगे, ऑब्लिक कोलिजन है। अभी तक जो तू बॉल टकरा रहा था, जो तूने फॉर्मूला पढ़ा, वो ध्यान से सोच, तो क्या वो हेड ऑन था? हाँ सर, हेड ऑन था। सोच, क्या वो ऑब्लिक भी हो सकता है? मैं वो करा रहा हूं। कर सकता है, ध्यान सुनना, समझना अच्छे से। क्या था मेरी बात? ध्यान सुनना। अच्छा, two balls of masses 4 kg and 2 kg with radius 2 meter and 3 meter respectively moving in opposite direction with speed 10 meter per second and 5 meter per second shown in the figure. Find out the final speed. सोच, ये सबसे टफ सवाल हो गया। दो बॉल आ रही हैं, दोनों चल रही हैं, दोनों का मास भी अलग है, दोनों का रेडियस भी अलग है, दोनों में E1 भी नहीं है और कोलिजन भी ऑब्लिक है। और हाँ, तो कहने को सबसे टफ सवाल है। एक कराऊंगा, ध्यान से कराऊंगा, समझ के कराऊंगा, ऐसे फिर पता नहीं कितने सारे बन सकते हैं। एक समझ आ गया तो प्रैक्टिस डीपीपी वर्कशीट करेगा, तुझे सब समझ आएगा। इसलिए ये सवाल ध्यान से सुनना, दूसरा मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा सर, अब सुने, ठीक। अब देखो, ये दो बॉल टकराई 10। सोचो, जब ये टकराई तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट था। अब जब टकराई तो ध्यान समझना, ये 2 मीटर था, ये ऐसे 3 मीटर था, है ना? तो ध्यान से देख, ये 3 मीटर था, है ना, और ये भी 3 था और ये 2 था। ये क्या चीज है? लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक, ओके, समझने का प्रयास करना, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। ये 3, ध्यान से देख, ये 5, हाँ ध्यान से देख, ये 3 ये 5, तो ये एंगल कितना हुआ सोच। ये हुआ 4, ये हुआ 3, तो ये हो गया 37 डिग्री। ओ हो, पीछे देख, ये 10 और 5 है ना? हाँ, अब समझ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, देख। जस्ट बिफोर टकराना, सिचुएशन को थोड़ा ऐसे बनाता हूं। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इस बॉल को पॉइंट वाला यहां बना रहा हूं, इसको पॉइंट वाला यहां बना रहा हूं, ठीक है? इसका इधर मोमेंटम, इसकी इधर वेलोसिटी। ये मास कितना था? मास डेटा लेता हूं मैं, 4 किलो और 10 और 2 किलो और 5, तो ये 4 की पॉइंट से दिखा रहा हूं अभी। ये 4 किलो, ये 2 किलो, ये 10 और ये 5, और ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। तो ये भी कितना है? 37 डिग्री। अब कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, अब बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना, ध्यान से सुनना, समझ आएगी बात। ये 4 किलो 10, ये 2 किलो, ये 5, ओके ओके, ध्यान से समझें। ये 4 किलो 10, ये 2 किलो 5, ओके। इधर देख, इस 5 का इधर कंपोनेंट कितना होगा? 4,
इधर कितना होगा 3, इस 3 में कोई चेंज नहीं होगा। इस 10 का इधर कंपोनेंट होगा 8, इधर होगा 6, इस 6 में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये नो चेंज। चेंज किस में है? 4 और 8 में। हो। अब बहुत ध्यान सुनना, टकराने के बाद इस 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इसको मान लेता हूं V1 और इसको मान लेता हूं V2, पर इसमें 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये V1 V2? हाँ, अच्छा, क्या अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट E लगाते हैं? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज V2 माइनस V1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट? 12। 8 प्लस 4 12। E की वैल्यू कितनी दे रखी पीछे देखने में? E की वैल्यू हाफ। अरे हाँ सर, E की वैल्यू हाफ, तो ये 12, तो ये 1/2। तो V2 माइनस V1 इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन। ये समझ आई क्या तुमको? V2 और V1 अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट रफ्तार है, 6 और 3 में तो चेंज आएगा ही नहीं। हाँ सर, क्या अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड? क्यों? क्योंकि जब ये टकराएंगे तो एन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे लगेगा, तो क्या उनका नेट फोर्स 0 होगा? हाँ सर, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग मोमेंटम लिखो, देखो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनिशियल मोमेंटम, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ऐसे अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो 4 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4। हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। फाइनल मोमेंटम 4 इंटू V1 प्लस 2 इंटू V2। ओके, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 इज 24। हाँ सही चल रहा है, चल रहा है ना? 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 इज 24 इक्वल टू 4V1 प्लस 2V2, 4V1 प्लस 2V2, इसे ऐसे मार लो तो 12 बराबर 2V1 प्लस V2। क्या V2 के लिए ऊपर से लिख सकते हैं? 12 बराबर, ऊपर से लिख लो, 12 बराबर 2V1, V2 के लिए लिखो 6 प्लस V1, तो 6 बराबर 3V1, तो V1 की वैल्यू 2। सही चल रहा है क्या? हाँ, और V1 की वैल्यू आ गई 2, तो V2 की वैल्यू आई 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, 8। तो V2 आ गया 8 और V1 कितना आया? 2। तो इसकी नेट रफ्तार कितनी हुई इस वाली बॉडी की? इसकी नेट रफ्तार अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि 2 2 4 और 36, रूट 40। और इसकी कितनी हुई? देखो ध्यान से, रूट 40। ये देख, 4 किलो की रफ्तार के रूट 40 आ गई। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल। इससे टफ सवाल क्या होगा? दो बॉल दोनों चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ई की वैल्यू हाफ है, ई भी कुछ कुछ है, और ऑब्लिक कोलिजन भी है। ये सबसे टफ सवाल हो गया कोलिजन का, अगर ध्यान से सोचो तो। पर आपको समझ में आना चाहिए, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ई की इक्वेशन लिखते हैं, जो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है उसकी रफ्तार में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, और अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर कोई झटके में और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। हाँ सर, तो टफ सवाल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, हुआ सर, बात समझ आई सर। बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे पक्का? यस। अच्छा, ये क्लियर है सर बात। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब देखो, पहले तो क्या इस तरह के सवाल टफ पीछे वाले आएंगे, कर लोगे क्या तुम? अरे कर लोगे क्या तुम? अरे सोच लो, अरे कर लोगे क्या? हाँ सर, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अब है ना, कभी कभी सवाल कुछ आते हैं, ये थोड़ी अलग टाइप की चीजें। बेसिकली कोलिजन की कहानी वो खत्म हो गई। अब कोलिजन को थोड़ा और एक्सटेंडेड वर्जन में अपन पढ़ रहे हैं। अब
है ना? ठीक सर। तो एक और कहानी आती है एवरेज फोर्स टाइप की। एवरेज फोर्स टाइप की कैसे, ध्यान समझे। जैसे मान लो एवरेज फोर्स कैसे, जैसे मान लो तुम कोई आदमी एक मशीन लगा दी, कंटिन्यूस दीवार पे बॉल फेंकता जा रहा है, टक 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 टक। ओके, एक एक सेंटीमीटर का गैप है, फटाफट फेंकते जा रहे हैं। अच्छा, 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से गई, फिर दूसरी गई, फिर तीसरी गई, हर एक गैप में 1 सेंटीमीटर का गैप है। हर बॉल में कितना गैप है? 1 सेंटीमीटर। क्या ये बॉल्स उस दीवार पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाती जाएंगी? हाँ, जब भी टकराएंगी, ऐसे समझो कि बॉल टकराकर गिर रही है सीधे सीधे, मतलब जब बॉल टकरा के सीधे सीधे गिर रही है, मतलब ई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। हाँ, हो क्या रहा है बोलो, समझ में आ रहा है? ई की वैल्यू 0 है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, एक एक सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया क्या एवरेज फोर्स दीवार पर बॉल्स लगा रही है। पहले आप याद करो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। याद कर, मैंने इसको लिखाया था कि इसको अगर बहुत छोटा होता है तो इंपल्स में लिख लेते हैं F एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर, F एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये सर आपने बताया था, बिल्कुल बताया था सर, F एवरेज इंटू डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बताया था। अब समझ, अगर मैं डेल्टा, ऐसे सवालों में क्या करना है, डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लेना है। तो क्या एफ एवरेज को ऐसा बोला जा सकता है इस तरीके के सवालों के लिए, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। कंफ्यूज मत हो, एफ डेल्टा टी याद कर, अपन ने क्या याद कर, कहानी कहां से आई थी, इसको लिखा था एफ डी टी इक्वल टू डी पी, फिर मैं बोलता इंटीग्रेशन कर लो एफ डी टी, तो बोला था कि चेंज इन मोमेंटम, फिर बोला था कि अगर बहुत छोटा टाइम है तो एफ को कांस्टेंट मान लो और ये लिख लो। हाँ, और इसी को एवरेज बोलते हैं। हाँ, फिर मैंने बोला कि अगर एफ एवरेज कभी ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है तो डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लो। डेल्टा टी को क्या ले लो? 1 सेकेंड। अच्छा, तो क्या एफ एवरेज ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस में, जहां पे कंटिन्यूस पानी गिर रहा है डायरेक्ट, ऐसा फ्लूइड में भी आएगा, पानी गिर रहा है डायरेक्ट या कुछ और हो रहा है, तो एफ एवरेज डायरेक्ट लिखना होगा, तो एफ एवरेज को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। यस और नो? अच्छा, बात सर आप सही बोल रहे हो। अब एक बात सोच, कोई भी चेंज इन मोमेंटम इन 1 बॉल इज इक्वल्स टू, क्या इनिशियल मोमेंटम उसका मास कितना है, जो भी इन्होंने दे रखा हो 1 किलो, तो 1 इंटू 10, और फाइनली टकराकर सीधी नीचे गिर रही है, मतलब एक के लिए 0, मतलब फाइनल 0, मतलब एक बॉल के चेंज मोमेंटम में चेंज क्या 10 न्यूटन, क्या 10 आ रहा है। पर सोच 1 सेकंड में कितनी बॉल टकरा रही है, सोच के बोल, 1 सेकंड में कितनी बॉल टकरा रही हैं। क्या 1 सेकंड में अपने को बॉल दीवार पर जो फोर्स लगना है वो एक बॉल के मोमेंटम के चेंज के बराबर है या 1 सेकंड के चेंज इन मोमेंटम के बराबर है? सर 1 सेकंड के चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो 1 सेकंड में एक बॉल कितना चेंज ला रही है? सर 10। तो बोलो 1 सेकंड में कितनी बॉल टकरा रही है? अब देख ध्यान से देख, अगर पहली बॉल ऐसे टकरा रही, कंफ्यूज मत हो, ऐसे बॉल टकराई, टिक 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 टिक, कितने है समझ, मान लो यहां से चालू हो तो क्या 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, क्या हर 2 गैप में 2 बॉल टकरा जाएंगी? 2 सेंटीमीटर की जब अपन डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो क्या 2 बॉल टकरा जाएंगी? हाँ सर, बिल्कुल टकरा जाएंगी। अच्छा, अब सोच, एक बॉल 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में कितनी लेंथ, कितनी, अगर यूं सोच तो देख, सोच 1 मीटर अगर पूरी लेंथ लो तो कितनी बॉल होंगी बीच में? 100। हाँ, 2 सेंटीमीटर में 2, तो 100 सेंटीमीटर में 100। तो क्या सोच, एक जब टी को 0 पे टकराना चालू करा तो क्या 1 सेकंड में 100 बॉल टकरा जाएंगी? हाँ, टी को 0 पे अगर बॉल टकराई तो क्या 100 बॉल 1 सेकंड में टकरा जाएंगी? एक बॉल में कितना चेंज इन मोमेंटम आ रहा है? सर 10। तो 100 में कितना आएगा? सर 100 इंटू 10, यानी कि 1000 न्यूटन इज द एवरेज फोर्स exerted by balls on the wall. अच्छा, हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई।
बोलो क्लियर। इस कहानी से ये कहानी, इससे एवरेज, और जब भी इसे कंटिन्यूस प्रोसेस वाला सवाल आए ना, ये मैंने भी पढ़ा था तो तुम्हें पता नहीं पड़ता, पर ऐसे सवाल कई जगह आ सकते हैं, इसलिए बताया उसको। अच्छा, हाँ सर, बात तो समझ आई। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? नहीं, सब सही चल रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में मैंने कुछ गड़बड़ करी। 10,000, ये स्पीड 1 मीटर नहीं है। हो, ध्यान समझो, ये 1 मीटर नहीं है, 100 मीटर आएगा ये। देखो, अपन कितने मीटर, 10 मीटर चले 1 सेकंड में, कितनी, समझे कैसे? 2 बॉल अगर 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड पे, ध्यान समझो, तो अपन 1 सेकंड में कितना चल जाएंगे? 10 मीटर। तो 10 मीटर में कितनी बॉल होंगी? 1000। ये 1000 होंगी भाई, 1000 बॉल होंगी। हाँ, 100 नहीं, 1000। क्यों 1000? क्योंकि 10 मीटर की दूरी है। हाँ, तो 1000 इंटू 10 कितनी? 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर का गैप है, 10 मीटर चल जाएंगे ना। कितनी, 1 सेकंड में कितनी बॉल चल जाएगी? 10 मीटर। ओ, तो 10 मीटर में कितनी बॉल होंगी? 1000। ओके, इसलिए आंसर आ गया 10,000। ठीक, अब सोच, अब सोच। A water jet of cross sectional area A is projecting water stream, वैसे से बताओ फ्लूइड का सवाल है, पर आप यहां कर सकते हो। ओके, चलो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूं, ध्यान से देखो, ये होमवर्क है। वैसे मैं बताऊं, आपको चैप्टर खत्म हो गया है। एक चीज और होती है जिसे कहते हैं वेरिएबल मास। वैसे ही आपके कोर्सेज में डायरेक्ट नहीं लिखा होता, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा अगले टर्न पे। अगले टर्न पे रोटेशनल चालू हो जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया है। ठीक है, ये सवाल आप होमवर्क करके आओगे, पढ़ लो इसको, सवाल को अच्छे से। वेरिएबल मास एक छोटा टॉपिक है जो वैसे आपके कोर्स में मेंशन नहीं है, पर थोड़ा सा पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। तो अगले लेक्चर में करीब करीब मैं आधे घंटे से कम में उसको पढ़ाऊंगा। पढ़ने में उसमें भी बहुत कुछ है, पर अपन ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और अपन अगला चैप्टर चालू कर देंगे, कौन सा? रोटेशनल। कौन सा? रोटेशनल। और ये एवरेज फोर्स वाला ये सवाल आप एक होमवर्क करके आओगे। अरे करके आ सकते हो क्या? इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर बताता हूं, रो ए वी स्क्वायर। आप ट्राई करो, बिल्कुल वही फंडा है जो भी सिखाया, एफ एवरेज वाला। ट्राई करना, पानी वाला सवाल है। देखो ऐसे, ये ऐसे पानी गिर रहा है, जेट जा रही है पानी की वी रफ्तार से। अपन एक मोटर ले ली, मोटर का पाइप ऐसे, क्या वी पानी जा रहा है, और ऐसा मान लो कि पानी दीवार पे लगा चिपक के नीचे गिर जाता है, यानी कि ई की वैल्यू 0, ये मान लेना। अब वैसे ही लॉजिक लगाना जैसे बॉल पे लगाया था, तो आंसर रो ए वी स्क्वायर है, ट्राई करके आना। और एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं वेरिएबल मास, वो जनरली आपके कोर्स में मेंशन नहीं होता, पर कभी कभी सवाल आ सकते हैं, इसलिए मैं उसे पढ़ा दूंगा। अगले टर्न पे आधा घंटा करीब पढ़ाऊंगा और नया चैप्टर चालू हो जाएगा, कौन सा? रोटेशनल। आज मैंने लेक्चर थोड़ा सा तेज जरूर लिया है, पर क्यों लिया है? ताकि मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल करा सकूं। हाँ सर, और शानदार लेक्चर था, जोरदार। बोलो क्लियर। चलो तो फिर अगले टर्न पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। सी यू, साइनारा, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, एनवी सर।